स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दुधावा साइंस अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं के बारे में जिन्हें हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, और एक टॉपिक है समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो नया है। इससे संबंधित जितने भी हमारे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न हैं एवं जीव परीक्षा के दृष्टि प्रश्न हैं, उनको हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसका स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। और यह सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सीधी रेखा में गति करता है। ये प्रकाश है, सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, जिसकी परिकल्पना डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने की। उसने की डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। तो द्वैत प्रकृति कैसे होती है? तो प्रकाश कभी तो कणों के रूप में व्यवहार करता है और कभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। तो कैसे व्यवहार करता है प्रकाश? कभी तो करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह, और कभी व्यवहार करता है ये कण की तरह। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ, है ना। और जो कण होता है, कण के रूप में जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के कणों को नाम दिया गया फोटोन। ठीक है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, जिसको डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने परिकल्पित किया था। ठीक है। इसके बाद आता है प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। निर्वात में, निर्वात क्या है? निर्वात एक माध्यम है जिसमें ना तो जलवाष्प पाई जाती है, ना धूल के कण, मतलब बिल्कुल किसी भी तरह का उसमें नॉइज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो होता है निर्वात। ठीक है। तो निर्वात में क्या है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको हम किलोमीटर में बदले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, जैसे हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। निर्वात कैसे बना सकते हैं? ये तो हम एक बॉक्स लेते हैं जिसमें कहीं से भी वायु पास नहीं हो सकती, फिर बिल्कुल वायु रोधी हो, इसमें कुछ भी नहीं रखते हैं हम। और जो बॉक्स बनाने के बाद जो उसमें वायु है उसको पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता। तो वो क्या हो जाता है? उसका अंदर का जो वातावरण हो जाता है वो निर्वात के जैसा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? रंगीन। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वस्तु क्या करती है? कुछ रंगों को तो अवशोषित कर लेती है और कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। जिन रंगों को वस्तु परावर्तित करती है, यानी अपने से दूर भेज देती है, वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। क्योंकि जब वो परावर्तित होने के पश्चात जब वो प्रकाश हमारी आंखों में जाता है तो हमें वस्तु का रंग दिखाई देने लग जाता है। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। अगर वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर ले, वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर ले, अगर वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर ले तो वो हमें काली दिखाई देती है।
कैसे दिखाई देती है, काली। वहीं अगर वह वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो वो वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। इसके बाद कि सर हमें वस्तु लाल कैसे दिखाई देती है, तो क्या होता है जब प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होता है तो वस्तु और सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसे परावर्तित कर देती है, फिर दूर भेज देती है, जिससे हमें वो वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रकाश। इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन की। इन सभी बिंदुओं को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कहीं से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम परावर्तन की। परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश किसी तल पर आपतित होता है तो वो तल क्या करता है, उस प्रकाश को आपतित होने के पश्चात दूर भेज देता है, सभी दिशाओं में विस्तृत कर देता है, फैला देता है। जो फैलाना जो होता है, फिर उसे पुनः लौटाना जो होता है, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश का जो परावर्तन है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित, और दूसरा होता है विस्तृत। नियमित और विस्तृत क्या है? नियमित परावर्तन यानी किसी चिकने तल पर, किसी चिकने या स्मूथ तल पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो वो उस प्रकाश को परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में भेज देता है। जैसे ये कोई तल है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। ये कोई तल है, इस पर जो कोई प्रकाश आपतित होगा तो ये क्या करेगा, एक निश्चित दिशा में इसको भेज देगा। वहीं अगर ये तल खुरदरा होता, अगर ये खुरदरा होता तो ये प्रकाश क्या करता है, ये प्रकाश आया, प्रकाश के यहाँ पर आपतित हुआ और ये इसको भेज दिया, दूसरी जगह किरण आपतित हुई तो ये इस तरह भेज दिया। तो क्या है, जो खुरदरा तल पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उसको क्या फैला देता है। जैसे किसी रोशनदान से हमारे रूम में जब रूम की दीवार पर कोई प्रकाश मतलब प्रकाश आपतित होता है तो वो क्या फैल जाता है और हमें रूम के अंदर वस्तुएं अंधेरे में दिखाई देने लगती है। तो क्या होता है, विस्तृत परावर्तन के कारण होता है, जिससे क्या सभी दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। इसके बाद है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियमों की बात करें, परावर्तन के नियमों की बात करें तो ये कोई तल है, इस पर कोई किरण आपतित हुई है और ये फिर परावर्तित हो गई, तल पर टकराने के बाद परावर्तित हो गई, और ये हम अभिलंब मान लेते हैं, काल्पनिक रेखा है। जो अभिलंब जो होता है वो हमेशा तल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा, यानी अभिलंब जो है वो तल के साथ 90 डिग्री के कोण पर होता है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। इसके माध्यम से हम आपतित किरण और परावर्तित कोण को विभाजित करते हैं। ठीक है, और चिकने तल पर जो आपतन कोण का मान है, परावर्तित कोण का मान है, वो समान होता है। जैसे ये कोई अभिलंब है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन कोण I और ये हो गया परावर्तन कोण R। जो आपतन कोण I का मान और परावर्तन कोण R का मान क्या होता है, समान होता है। इसके बाद दूसरा नियम है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु, ये चारों क्या है, एक तल में स्थित होते हैं। ये हो गए हमारे परावर्तन के नियम। इसके बारे में और जानने के लिए आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपवर्तन की। ठीक है, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन को हम जान सकते हैं, जैसे किसी पारदर्शी गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें हम पेंसिल डुबो देते हैं,
या फिर कोई छड़ उसमें डुबो देते हैं, तो हम जब उसको देखते हैं, जब क्यों पारदर्शी में डुबोते हैं, जब उसको हम देखते हैं तो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। या फिर पानी के टब में हम सिक्का गिरा देते हैं, तो उसके पेंदे में जब सिक्का गिरता है टब के पेंदे में, तो हमें क्या है, उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? वो अपवर्तन के कारण, जिसका मुख्य कारण है जब वस्तु से जैसे ये कोई टब है, इसमें ये सिक्का है और ये हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ से, और ये, तो हमें ये यहाँ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु से या फिर प्रकाश आकर वस्तु से टकराकर जो परावर्तित होता है, तो क्या करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, तो क्या करता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी कि अगर वो सघन माध्यम में है, सघन से विरल में जा रहा, तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जैसा अभी हमने देखा, अभिलंब देखा, तो अभिलंब से दूर हटने का मतलब है अभिलंब से धीरे धीरे कोण बनाता जाएगा, जो आर का मान है वो बढ़ता जाएगा। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, तो क्या होता है, जो अभिलंब की तरफ झुकने लग जाता है। तो इस कारण जब हम सिक्के को देखते हैं तो ये हमें उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब निर्वात वो मतलब विरल माध्यम और सघन माध्यम की बात कर लेते हैं। तो सघन माध्यम में तो आते हैं हमारे कांच की वस्तुएं जो पारदर्शी हो, है ना, ठीक है, और जल, है ना। और विरल माध्यम की अगर हम बात करें तो विरल में आती हैं वायु और निर्वात। इसके अलावा अगर निर्वात को और वायुमंडल को, पृथ्वी के वायुमंडल को, निर्वात को लिया जाए, तो निर्वात की तुलना में जो पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है वो सघन माध्यम होता है, ठीक है। और अपवर्तन, ये हो गया हमारा अपवर्तन। इसके बाद अपवर्तन में एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये है, ये हो गया क्या, सघन माध्यम, ये हो गया अभिलंब, और ये कोई प्रकाश की किरण है और इससे टकराकर क्या है, इसके नजदीक आ जाती है, ये आई और ये आर, जो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इससे स्नेल का नियम प्राप्त होता है हमें। स्नेल का नियम क्या है कि जो अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और जो ये होता है आपतन बिंदु, ये क्या एक तल में स्थित होते हैं, जो हम परावर्तन नियम में भी पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद एक और आती है बात, वो है कि जो आपतन कोण की ज्या है, जो आपतन कोण की ज्या। अब ज्या क्या है, ज्या है तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना। तो साइन जो किसी कोण का जो साइन का मान होता है उसे हम ज्या कहते हैं, और जो कॉस मान होता है उसको कहते हैं हम कोज्या, है ना। तो आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण की ज्या क्या हो गई, साइन आई, और अपवर्तित कोण की ज्या यानी साइन आर, जो किसके बराबर होती है, नियतांक के बराबर होती है, जिसको नियतांक को हम म्यू ले सकते हैं। जो ये हो गया हमारा स्नेल का नियम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता है। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये पृथ्वी मान लेते हैं हम, ये क्या है, पृथ्वी, और यहाँ पर हम खड़े हैं, और ये हो गया क्षैतिज, ठीक है, ये हो गया क्या, क्षैतिज। अब सूर्य की वास्तविक स्थिति यहाँ होती है और आभासी हम यहाँ बना लेते हैं, इसी तरह से यहाँ हो जाएगी, और ये हो गया इसके चारों तरफ वायुमंडल, है ना, वायुमंडल हो गया। तो क्या है, जब प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब मैंने बताया आपको अभी कि जो स्पेस में जो होता है क्या, निर्वात होता है विरल माध्यम, और वायुमंडल निर्वात की तुलना में क्या होता है, सघन माध्यम।
अब विरल से जब वस्तु वो प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की तरफ झुक जाता है, जो इससे यहाँ से ये जाएगा तो अविलंब की तरफ झुक जाएगा और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो हमें ये कहाँ प्रतीत होता है आभासी कि हमें वही यहाँ पर है सूर्य, ये आभासी सूर्य हमें मतलब प्रतीत होता है। इसी प्रकार से सूर्यास्त के समय भी ये घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अपवर्तन। इसके बाद आता है पूर्णांतरित परावर्तन। पूर्णांतरित परावर्तन, ठीक है। पूर्णांतरित परावर्तन क्या है? ये कोई तल है, ये ले लिया हमने एक माध्यम, ये हो गया अविलंब। ठीक है, जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है, ये प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जो आपतन कोण हो जाता है वो होता है आई, और जो अपवर्तन कोण हो जाता है वो होता है आर। तो जैसे जैसे हम आई का मान यानी आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जो आई के एक निश्चित मान पर, जो आर का ये मान है एक निश्चित मान पर, माना कि यहाँ ले लेते हैं अपन, जो ये आर का मान है जो इतना हो जाता है यानी 90 डिग्री हो जाता है। तो आर का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, एक आई के यानी अपवर्तित कोण के एक निश्चित मान पर, आपतन कोण के निश्चित मान पर जो आर का मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। जो आई का मान जो होगा ना यहाँ पे वो क्या होगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। और जैसे ही हम आई का मान अगर 1 डिग्री भी अगर हम आई का मान बढ़ा देते हैं तो वो किरण क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से वो यहाँ पर आपतित हुई है। इसी को हम कहते हैं पूर्णांतरित परावर्तन। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है। देखते हैं ना हम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, आकाश में लालिमा छाई रहती है, और बड़ा ही मनमोहक और मनोहर दृश्य होता है। आप देखिएगा तो क्या है, उसका एक कारण है। उसका कारण हम वर्ण विक्षेपण के बाद जानेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं वर्ण विक्षेपण में उसका कारण हम देख लेंगे। तो क्या है कि जो प्रकाश है, प्रकाश की जो गति है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जो अलग अलग रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। तो क्या है, लाल रंग का प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, तो क्या है विसरित नहीं होता, प्रकीर्ण ज़्यादा नहीं होता, फैलता नहीं है, वो सीधे पृथ्वी तक आ जाता है। जबकि और जो रंग है, जो लाल रंग की तुलना में और रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती है, और वो क्या है प्रकीर्णित होकर आसमान में ही फैल जाता है। तो इसका कारण वो पृथ्वी तक नहीं आ पाता और सूर्य हमें इसके कारण लाल दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की। तो वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण को हम इस प्रिज्म के प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, इस पर ये प्रकाश आपतित हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। उनको सर की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने ऐसी खोजें की हैं जिसके कारण इनको सर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने बहुत सारे खोजें की हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने सबसे पहले जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश या फिर प्रकाश, उसके अंदर वर्णों की खोज की। वर्ण यानी रंग, यानी रंग की जो प्रकाश के अंदर खोज है वो सबसे पहले न्यूटन ने की थी। तो जब हम प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, इस प्रयोग को हम प्रयोगशाला में भी देखेंगे,
आने वाले समय में अगर आप लोग साइंस लेते हो 10th क्लास के स्टैंडर्ड के बाद, तो आप देखने जाओगे, लैब में जाओगे, तो लैब में आपको टीचर के द्वारा ये प्रयोग किया जाएगा। आप इस प्रयोग को घर पर भी कर सकते हो। कैसे? एक प्रिज्म लीजिए और प्रिज्म को एक निश्चित कोण पर रखिए, फिर उसको रखने के बाद जब आप बैटरी से या फिर किसी से मतलब ऐसा उससे फोकस दोगे उस पर, मतलब वो प्रकाश डालोगे उस पर, तो क्या है, विभक्त हो जाता है रंगों में। ठीक है, तो ये कोई प्रकाश की किरण है। जब ये प्रकाश प्रिज्म पर आता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्रम होता है, इसके क्रम को हम कहते हैं विबग्योर, BIBGYOR, BIBGYOR, R यानी रेड, रेड यानी लाल, O से ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। ठीक है, Y से येलो, येलो से पीला, G से ग्रीन, ग्रीन से हरा, B से ब्लू, ब्लू यानी नीला, I से इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी या आसमानी, और फिर B से वॉयलेट यानी बैगनी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो झुकाव है या विसरण जो हुआ है, प्रकीर्णन हुआ है, किसका हुआ है, वॉयलेट यानी बैगनी रंग का। सबसे कम वितरित हुआ है कौन सा, लाल रंग। इसको हम बेजानी है पीनाला, पहले अक्षर देखिए इनका सभी रंगों का, बेजानी है पीनाला। ठीक है, तो क्या है, जो इनका जो प्रकीर्णन है और इनका जो विसरण है, इसका मतलब फैल जाने का वो क्रम है, वो इनकी तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है। तरंग दैर्घ्य क्या है, शक्ति। क्या है, शक्ति। शक्ति जैसे हम किसी लोहे की छड़ से किसी वस्तु पर वार करते हैं तो क्या है, वो वस्तु टूट जाती है क्योंकि लोहा सख्त होता है। ठीक है, वहीं अगर हम उसी वस्तु पर अगर लकड़ी की छड़ से वार करें तो लकड़ी टूट जाएगी, क्योंकि लकड़ी कैसी होती है, सख्त नहीं होती है, लोहे की तुलना में मुलायम होती है, नहीं कमजोर होती है, तो टूट जाएगी। उसी तरह से हम यहाँ लोहे की छड़ को क्या मान सकते हैं, लाल रंग, यानी बहुत ज्यादा सख्त है। और वहीं बैगनी रंग को हम क्या मान सकते हैं, लकड़ी की छड़ी। जो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य है, जो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम, और जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य है वो होती है 7000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर और लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके अब देख लीजिए, आप यहीं से पता चल गया नहीं, शक्ति को इसकी ज्यादा है, लाल रंग की, लाल रंग की ज्यादा है तो पृथ्वी तक कौन सा रंग आके पहुंचेगा, सूर्योदय के सूर्यास्त के समय लाल रंग, बाकी सब क्या है, विस्तृत हो जाएंगे या फैल जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। देखते हैं ना, नीला दिखाई देता है आसमान में, क्यों दिखाई देता है, उसका मुख्य कारण प्रकीर्णन है। कैसे कि जब सूर्य से जब प्रकाश आता है तो जब वायुमंडल प्रवेश करता है, माना कि वायुमंडल है, सूर्य का प्रकाश है, जो वायुमंडल से जैसे ही टकराता है तो क्या होता है, वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित होते हैं, देखो जल वाष्प है, धूल के कण है, परागकण है और बहुत सारी गैसें हैं। तो वो कण, गैसों के कण जो है उनसे जैसे सूर्य का प्रकाश टकराएगा तो वो प्रकीर्णित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ है, प्रिज्म से जैसे सूर्य का प्रकाश टकराया है तो प्रकीर्णन 7 रंगों में विभक्त हो गया, उसी तरह से विभाजित हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन क्या होता है, लाल रंग का प्रकाश क्या है, सख्त होता है, तो क्या फैलता नहीं है, सीधा पृथ्वी तक आ जाता है ना। ठीक है, बाकी सब रंग आ जाते हैं। फिर सबसे ज्यादा प्रकीर्णित कौन सा होता है, बैगनी रंग होता है। तो बैगनी रंग क्या है, बैगनी रंग आ जाता है। लेकिन बैगनी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मतलब कम
तरंग दैर्घ्य होती है, दूसरी सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो नीले रंग की होती है। वो सबसे मतलब दूसरा सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होने वाला है, तो क्या फैल जाता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, और आप कहोगे कि सर ये नीला क्यों दिखाई देता है, फैलता तो बैगनी भी है। तो बैगनी वो आगे हम पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासों में। ठीक है, आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद है क्या है, हम स्पेस में जाते हैं, यानी आकाश में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो क्या है वहाँ पर जो आसमान है वो काला दिखाई देता है, उनके चारों तरफ काला दिखाई देता है। क्यों निर्वात में जाते हैं, और निर्वात में क्या सूर्य का जो कोई कुछ कण वगैरह कुछ नहीं होते हैं, विकिरण नहीं हो पाता है, तो क्या है सीधा पृथ्वी तक आ जाता है और वहाँ पर कुछ हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इस कारण से विकिरण नहीं होने के कारण वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है आसमान। वहाँ से यहाँ से दिखाई नहीं देगा, अगर हम वहाँ जाएंगे आसमान में तो ही हमें वो काला दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम समतल में। समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये कोई समतल दर्पण है। ठीक है, मान लिया। ओके, समतल दर्पण हमने मान लिया। ठीक है, समतल दर्पण क्या है, एक दर्पण जिस पे मतलब एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, कांच। तो कांच पर क्या है, एल्यूमिनियम का या फिर सिल्वर का वर्क चढ़ा दिया जाता है और उस पर पीछे से एक कलर विशेष प्रकार का रंग कर दिया जाता है, जिसके कारण हमें उसमें अपनी छवि दिखाई देने लगती है। तो समतल दर्पण में क्या है, हमारा जो चेहरा दिखाई देने लगता है। अब दर्पण के लिए हम बिंब का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, वस्तु जो है दर्पण के लिए बिंब का कार्य करता है और उसमें हमें हमारी परछाई दिखाई देती है। ठीक है, दर्पण में जो हमें दिखाई देती है हमारी परछाई, वो हमेशा आभासी होती है और वो इतनी ही दूरी पर होती है, जो जितनी दूरी पर हम दर्पण से होते हैं। जैसे माना कि ये बोर्ड है, ये दर्पण है, मैं और इससे इतनी दूर हूँ, तो मुझे अपनी छवि इसमें जो अपना प्रतिबिंब है इसमें इतनी ही दूर दिखाई देगा जितना कि मैं इस बोर्ड से दूर हूँ। ठीक है, उसके बाद वो इतने ही आकार का दिखाई देता है जितने आकार के मतलब प्रतिबिंब होता है, मतलब बिंब होता है, उतने आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, दूसरी बात, जैसे हम दर्पण में चेहरा लाते हैं, तो अगर चेहरा देखने के लिए, व्यक्ति को देखने के लिए, पूरा व्यक्ति को देखने के लिए जो दर्पण का आकार उतना होना चाहिए जो व्यक्ति के मतलब या फिर बिंब के आधे भाग के बराबर दर्पण होना चाहिए, आधे भाग के बराबर का दर्पण होना चाहिए। उसके बाद ये कोई क्या है, दर्पण है। अगर हम दर्पण की तरफ गति करते हैं, अगर दर्पण की तरफ हम जाते हैं, जैसे मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं बोर्ड की तरफ माना कि 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाता हूँ, 5 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार जाता हूँ, तो मैं अपनी अगर इसमें प्रतिबिंब देखूंगा तो प्रतिबिंब क्या है, मेरी तरफ 10 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से आता हुआ दिखाई प्रतीत होगा। कितने वेग से, 10 किलोमीटर के प्रति आवर के वेग से आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए अगर बिंब दर्पण की तरफ v वेग से गति करता है तो वहीं प्रतिबिंब हमारी तरफ 2v वेग से गति करेगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों में आता है कि दो दर्पणों के मध्य अगर किसी बिंब को रख दिया जाए, वस्तु को रख दिया जाए, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो देखते हैं, अगर दो ये दर्पण है, इनके मध्य अगर कोई वस्तु रख दी तो बनने वाले प्रतिबिंब का क्या होगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, 360 डिग्री में जिनका इनके मध्य जितना कोण बन रहा है, माना कि इनके मध्य 60 डिग्री का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का भाग दे देते हैं और 1 घटा देते हैं, यानी 6 - 1 बराबर 5। यानी अगर इन दोनों दर्पणों के मध्य 60 डिग्री का कोण बनता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी। यानी 360 में 60 का भाग देके 1 घटा देते हैं। वहीं अगर इनके मध्य कोण 90 डिग्री का बनता तो
या फिर 40 डिग्री का बनता तो 40 डिग्री का बनता तो क्या करते हैं हम, 360 में 40 का भाग दे देते है ना, -1, तो क्या होगा 8 प्रतिबिंब बनेंगे, है ना। ठीक है, ये तभी 8 प्रतिबिंब जब भी बनेंगे जब ये दोनों दर्पण क्या है 90 डिग्री पर तो हैं, एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया, दोनों दर्पण 90 डिग्री पर तो है, लेकिन ये वस्तु जो है इनके सेंटर में नहीं होनी चाहिए। अगर सेंटर में वस्तु हो जाएगी तो विषम संख्या में वो बनेंगे, क्योंकि अगर सेंटर में वस्तु हो गई, केंद्र में जब वस्तु रख देते हैं हम दो दर्पणों के केंद्र में, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या इस तरह से होगी, हम एक नहीं घटाएंगे। और अगर वस्तु जो है इनके केंद्र में नहीं है तो हम इसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, आगे होगा समझ में। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब आती है वस्तु की स्थिति दर्पण के समक्ष। ये दर्पण है और हमने कोई वस्तु रख दी इसके सामने P, तो दर्पण में जैसे हम इसको देखेंगे तो हमें दर्पण में ये P की जगह उल्टा P दिखाई देगा। कैसा? उल्टा P। यानी कि दर्पण जो है क्या करता है, हमारी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। जैसे हम दर्पण के समक्ष खड़े हैं तो हम क्या करते हैं, हम दर्पण के समक्ष खड़े हैं तो हमारा जो बायां भाग है वो तो हमें दायां दिखाई देता है और जो दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है, क्योंकि जो दर्पण क्या है स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, जैसे अब आप सोच रहे हैं दायां बायां क्या है, दायां बायां हमें समझ नहीं आता, तो आप लोग बोलते हो लेफ्ट, तो लेफ्ट को बोलते हैं हम बायां भाग, और जो राइट होता है, जो राइट को बोलते हैं दायां भाग। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। यानी कि आप जब खुद घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो, आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो तो आप देखेंगे कि जो दर्पण का बायां भाग है वो तो आपका दायां भाग है और दर्पण का जो दायां भाग है वो आपका बायां भाग है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है दोस्तों, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। एक एक प्रश्न आप वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकते हैं। अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया है तो, और जो भी मैंने इसमें बताया है उसका एक एक बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। आने वाला कंपटीशन का क्षेत्र है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं ये, और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी 10वीं की एग्ज़ाम जो है उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन परिभाषाएं मैंने बताई हैं, उस तरीके से आप सेट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो मैं PDF के रूप में भी आपको डेफिनेशन और जो भी जितना भी है कुछ मैं PDF के रूप में भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। आप मुझे ये सब कमेंट में बता सकते हैं।